नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है कि मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया था, ठीक ना? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक ना? इसको देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा और कैसे-कैसे क्वेश्चन्स हमारे पेपर में आ सकते हैं, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक ना? ये इसका नाम क्यों पड़ा? ठीक ना? ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका नाम क्यों पड़ा? इसमें 2 वर्ड है आपको दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा ऑपरेशन, दूसरा क्या है हमारा एम्पलीफायर। ऑलरेडी आपके फिजिक्स वाला जो पेपर हो रहा है एएसआई का उसका नाम क्या है? एएसआई ऑपरेशन। दैट मीन्स कि उनको क्या करना है, कुछ ऑपरेट करना है, कुछ चीज़ों को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उसके बाद से क्या देना है, रिजल्ट देना है। तो सिमिलर वे क्या होता है हमारा जो ये होता है ना डिवाइस जिसका नाम क्या है ऑप एम्प है हमारा, इसका काम क्या होता है ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन कहने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर वाला ऑपरेशन, ये क्या करता है, ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, माइनस करता है, इसके बाद से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है, इंटीग्रेट करता है ना? ये जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं बेसिक टाइप के मैथमेटिक्स में, इनको करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है हमारा? ऑपरेशनल पड़ा है। ऑपरेशन के एक वर्ड है, इसको जो है कि लेके इसको बनाया गया है। दूसरा जो वर्ड है हमारा एम्पलीफायर, क्या करता है? ये सिग्नल के स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देता है। दैट मीन्स कि जो एरर समथिंग होने वाला है सर्किट में हमारा, कुछ करता है उसको मिनिमाइज़ कर देता है। एम्पलीफायर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो हम यूज़ करते हैं इसको बनाने में डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, फेट होता है, डायोड्स होते हैं, ठीक है? इस टाइप के हमारे कुछ चीज़ों को यूज़ किया जाता है। साथ ही में आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? तो ये क्या हमारा आईसी है, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का सेंस क्या है कि ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसके किस चीज़ का? इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर फेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे। इसके बाद से क्या हो सकता है? डायोड भी हो सकते हैं, कुछ जेनर भी हो सकता है कुछ केस में। तो ये क्या होता है? कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं, इनका क्या होता है हमारा एक तरीके से क्या होता है? समाकलन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आपसे पेपर में कोई पूछे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? तो क्या बोलेंगे आप? इंटीग्रेटेड एक सर्किट है। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, डायोड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? अब इसका थोड़ा-सा हम डेफिनिशन पे आ जाते हैं, कि ये जो प्रिंसिपल इसका डेफिनिशन जो होता है ओप एम्प का हमारा डेफिनिशन क्या होता है? अब फिर जो है कि हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका। देखिए बेसिकली जो हमारा ओप एम्प होता है, फैन कहाँ हैंग कर रहा है यार? ये जो ओप एम्प हमारा होता है, इसका जो डेफिनिशन होता है, क्या होता है हमारा? कि ये जो क्या होता है इसका बेसिक ऑपरेशन होता है एन ओप एम्प इज़ ए हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर। इस बात को जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या होता है? हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, हमेशा याद रखिएगा। हिंदी में बता देता हूँ मैं क्या होता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक उच्च लाभ क्या होता है? उच्च लाभ वाला विभेदी वोल्टेज प्रवर्धक होता है, मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? तो क्या बताएँगे आप लोग? हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। फर्स्ट वन समझ लेते हैं इसमें हाई गेन का मतलब क्या है कि मतलब हमको आउटपुट में समथिंग जो गेन की वैल्यू होगी, ये क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही में डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो हमारे जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये हमारा V1 है, V2 है, इसका जो क्या होता है दोनों का डिफरेंस होता है, इसको क्या करता है ये एम्पलीफाई कर देता है इस तरीके से, है ना? सपोज़ कीजिए हमारा इस तरीके से यहाँ एम्पलीफिकेशन है, यहाँ पे सिग्नल हमने ऐसे अप्लाई किया तो इसका जो हमारा दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक ना? इस डिफरेंस को ही क्या करेगा ये एम्पलीफाई करने का काम करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। अब थोड़ा-सा हम आ जाते हैं कि ये जो ओप एम्प हमारा हमारा होता है, ये किस-किस टाइप के हो सकते हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओप एम्प, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करता हूँ मैं ओप एम्प, ठीक है? ये हो गया ओप एम्प। ओप एम्प जो हमारे होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप होता है हमारा इसको बोलते हैं हम लोग ओपन लूप, ओपन
लूप, ऑप एम्प, ठीक है? ओपन लूप, ओप एम्प। ओपन लूप मतलब क्या होता है हमारा? खुला, खुला लूप। लूप ही होगा लूप, ओप एम्प, ठीक ना? खुला लूप, ओप एम्प। ये हमारा क्या करता है? एक तरीके से कॉम्परेटर की तरह बिहेव करता है। क्या करता है हमारा? कॉम्परेटर की तरह बिहेव करता है। कॉम्परेटर क्या करता है? हमारा 2 चीज़ों को क्या करता है? कंपेयर करने का कार्य करता है। मतलब क्या करता है? कंपेयर करता है 2 चीज़ों को। मतलब 2 चीज़ें किस तरीके से आपस में सिमिलर है या अनसिमिलर है, इसको क्या करता है? कंपेयर करने का काम करता है ओपन लूप एम्पलीफायर। दूसरा जो इसका टाइप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज़ लूप, क्लोज़्ड लूप ऑप एम्प, ठीक है? इसको बोलते हैं क्लोज़ लूप एवम। ये मतलब बंद हो गया हमारा, सीधी-सी बात क्या है? बंद हो गया। तो ये जो होता है हमारा क्लोज़ लूप ऑप एम्प, चलिए मैं इसका हिंदी बता ही देता हूँ यार, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है कि लगेंगे चिल्लाने कि सब बस सर इंग्लिश में बस पढ़ा रहे हैं। तो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, क्लोज़ लूप ऑप एम्प का हिंदी क्या होता है। चलिए इसका हिंदी नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना? आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्लोज़ मतलब बंद ही होता है। तो कुछ ऐसा नहीं है समथिंग जो है कि आप ना समझ पाएँ। तो ये जो हमारा होता है क्लोज़ लूप ऑप एम्प जो होता है हमारा, ये 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं नेगेटिव, नी नेगेटिव फीडबैक वाला होता है एक। बातों को ना ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा-सा हो सकता है आप लोगों को टफ लगे, लेकिन हम जो कि समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो होता है हमारा क्या करता है, ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक ना? ये इसका जो वर्किंग होता है, क्या होता है? एम्पलीफायर की तरह या ये काम करता है। अभी बताएँगे नेगेटिव फीडबैक होता है क्या है? नेगेटिव फीडबैक में जनरली क्या होता है कि हम आउटपुट का समथिंग कुछ पार्ट क्या करते हैं लाके इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक ना? इन अ नेगेटिव वे, मतलब कि हमारा अगर ए हमारा इनपुट में समथिंग है, तो यहाँ से लाके माइनस हो जाइए। क्लोज़ लूप क्या होता है हमारा, इसमें जो है कि दूसरा होता है, इसको बोलते हैं पॉज़िटिव, पॉज़िटिव फीडबैक, ठीक ना? इसमें क्या होता है, वेव फॉर्म जनरेशन में क्या होता है, इसका यूज़ होता है। क्या होता है? वेव फॉर्म जनरेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक ना? इस बात को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं, कि जो पहला हमारा होता है, इसका नाम क्या है? ओपन लूप। पहला जो हमारा एग्ज़ाम्पल था, इसका नाम क्या था? ओपन लूप एम्पली ऑप एम्प। इसका थोड़ा-सा हम सर्किट देखने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं होता है। आउटपुट से लाके कोई कनेक्शन हम इनपुट में नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल सा ये सर्किट होता है, इस तरीके से हम ऑप एम्प को दिखाते हैं, ठीक है? ये हमारा इस तरीके से ऑप एम्प होता है। 2 टर्मिनल हमारे होते हैं, एक को बोलते हैं V1, दूसरे को बोलते हैं V2, ठीक है? और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा इनपुट होता है इसमें, ठीक ना? जहाँ से सिग्नल अप्लाई करते हैं या हमारा यहाँ से क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई होता है यहाँ पे। यहाँ से हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये होता है प्लस V सैचुरेशन और ये होता है माइनस V सैचुरेशन। इन दोनों को मैं अभी आपको बताऊँगा और यहाँ पे क्या लेते हैं हम आउटपुट V0 लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा है सपोज़ कीजिए कि हम जो आउटपुट है, ये इनपुट पे डिपेंड करेगा तो आउटपुट का इक्वेशन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि V0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सपोज़ करते हैं कि V2 क्या है हमारा बड़ा है, V1 बड़ा है, तो V1 माइनस V2, ठीक ना? हमने ऑलरेडी बताया डिफरेंशियल होता है हमारा वोल्टेज दोनों नेगेटिव हो मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या करता है, ये एम्पलीफाई या समथिंग जो भी करता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए थोड़ा इसके बेसिक ऑपरेशन पे हम फ़ोकस करते हैं कि ये हमारा समथिंग हमने लिया है। इन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ मैं एक बना लेता हूँ सिंपल सा हमारा, इस चीज़ को, इस फिगर को समझने के लिए मैं एक यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक सिंपल सा हम ओप एम्प यहाँ बना देते हैं, इस टाइप से, ठीक ना? यहाँ पे 2 इनपुट हो गया, 2 हो गया। इसका जो कि जो ओप एम्प है, इसका जो है कि हम जो गेन है इसको A मान लेते हैं कि इसका गेन क्या है? A है। V0 इसका आउटपुट है और हमने इसके जो इनपुट टर्मिनल्स हैं हमारे, यहाँ पे हमने क्या किया है V1 और साथ ही में V2 सिग्नल अप्लाई किया है।
तो ज़ाहिर-सी बात है जो ए होता है हमारा, ठीक ना? ए जो होता है हमारा गेन जो होता है जिसको क्या बोलते हैं? ए को गेन बोलते हैं। जो वोल्टेज गेन या समथिंग करंट गेन जो भी हो सकता है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन है। ये होता है वी आउटपुट बटा वी इनपुट, ना? इस दोनों का क्या होता है? हमारा रेशियो होता है गेन ऑलवेज़। अब देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा? वी आउटपुट तो है पहले से ही, वी इनपुट क्या है हमारा? दोनों का क्या है हमारा? डिफरेंस है। तो V1 माइनस मैं V2 यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा V0 क्या हो जाएगा? मतलब कि V आउटपुट क्या हो जाएगा? A गेन इंटू V1 माइनस V2 ये हो जाएगा आराम से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन पॉसिबल्स हैं A के लिए। A की कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशन पॉसिबल्स हैं। सपोज़ करते हैं A की वैल्यू क्या हो जाए हमारी? 0 हो जाए। मतलब कि इस ऑप एम्प का हमारा जो गेन है 0 हो जाए। इस कंडीशन में हमारा जो V आउटपुट क्या होगा हमारा? V आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा कोई हमको ऑप एम्प नहीं चाहिए जिसका जो कि आउटपुट ही 0 हो जाए। ये अनप्रैक्टिकल है। हम इस उस कंडीशन को क्या करते हैं? डिनाई करते हैं कि हमको ये ऐसा नहीं चाहिए जिसमें आउटपुट 0 हो जाए। दूसरा कंडीशन ले सकते हैं कि हम ऑप एम्प का गेन ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो जाए हमारा? ये 1 हो जाए। अगर हम गेन को वैल्यू को 1 लेते हैं। इस कंडीशन में अगर गेन की वैल्यू को 1 लेते हैं हमारा, ठीक ना? तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 जो कि अगेन किसके बराबर हो जाएगा हमारा? V इन के ही बराबर हो जाएगा। क्योंकि V इन हमारा क्या है ऑलरेडी V1 माइनस V2 है। ये भी हमारा अनप्रैक्टिकल सिचुएशन है कि जितना हमने इनपुट दिया उतना ही हमको क्या अगर आउटपुट मिल जाता है, बाहर परिपथ में मिल जाता है तो क्या है अनप्रैक्टिकल सिचुएशन है। तीसरा हम कंडीशन मान लेते हैं कि सपोज़ कीजिए इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं इनफाइनाइट कर देते हैं। जो ऑप एम्प है इसका जो गेन की वैल्यू ए है इसको क्या करते हैं इनफाइनाइट कर देते हैं। इस कंडीशन में जब इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा V1 माइनस V2 में तो हमको जो V आउटपुट क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इनफाइनाइट, ठीक ना? अब देखिए ये हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन क्यों है कि V0 इनफाइनाइट कहने का सेंस क्या है कि बहुत लार्ज हो। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है कि ऑप एम्प का जो डेफिनिशन पढ़ा है मैं उस डेफिनिशन को दिखाता हूँ कहाँ है? ये रहा इसका डेफिनिशन कि हमको क्या चाहिए। यहाँ से देख लीजिए इसका डेफिनिशन जो दिया हुआ है, ये देखिए 1 सेकंड नॉन रिस्पोंडिंग। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंपल सा है कि हमारा गेन का वैल्यू क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाई गेन डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब गेन की वैल्यू क्या मानी हाई होनी चाहिए इसलिए हमने क्या किया ए को इनफाइनाइट मान लेते हैं। लेकिन इनफाइनाइट क्या होता है हमारा आइडियल कंडीशन होता है इन प्रैक्टिकल सेंस में हमारा कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता वो चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हमने इनफाइनाइट माना है डेट मीन्स कि अगर हमारा इनपुट में समथिंग कोई वोल्टेज है उसके कंपेयर में आउटपुट में वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए ये हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है ये अब देखिए तो हमारा आइडियल जो है कि आइडियल जो हमारा होगा फिर से हम बात करें देखिए आइडियल हमारा जो ओप एम्प होगा, ठीक है? आइडियल मतलब कि जो आदर्श हमारा ओप एम्प होगा इस केस में जो है कि देखिए कैसे होगा। V0 की वैल्यू क्या होती है ए V1 माइनस V2 ये हो गया। अब ए की वैल्यू को क्या रखते हैं आप इनफाइनाइट रखते हैं। तो हमारा V0 की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट हो जाएगी। सपोज़ करते हैं हम कि V1 की वैल्यू क्या है हमारी 5 है और V2 की वैल्यू क्या है 3 है। इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि जो V1 की वैल्यू क्या है हमारी सॉरी मैं उल्टा मान लेता हूँ। V1 की वैल्यू को मैं 5 जो है कि 5 और V2 की वैल्यू को 3 ठीक है? तो इस कंडीशन में जो V1 की वैल्यू सही है, क्या है V2 से बड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा जब V1 V2 से बड़ा है तो V0 जो है हमारा ठीक ना? यहाँ देखिए V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी जब V1 बड़ा होगा V2 से तो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि इनफाइनाइट से हमने मल्टीप्लाई किया क्या होगा प्लस इनफाइनाइट होगा। आइडियल सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा हमेशा आदर्श कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ, आदर्श सिचुएशन में जो हमारा V आउटपुट होना चाहिए क्या होना चाहिए हमारा प्लस इनफाइनाइट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको प्लस V सैचुरेशन, ठीक ना? प्लस V सैचुरेशन हो गया। दूसरा होता है सपोज़ कीजिए कि हमारा V1 क्या हो हमारा V1 लेस देन क्या हो जाए V2 हो जाए। तो इस कंडीशन में जो V आउटपुट की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस इनफाइनाइट होगी और इसी को बोलते हैं माइनस V सैचुरेशन। दैट मीन्स कि हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है,
ठीक है? जिसके अंदर में क्या होता है हमारा ऑप एम्प हमारा क्या होता है ऑपरेट होता है। अब देखिए, अब इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं? अब इस सर्किट को जो हमने बनाया था ऑप एम्प का इस तरीके से, ये हमारा सर्किट इस तरीके से था, ठीक है? ऐसे। यहाँ पे क्या देते हैं 2 इनपुट देते हैं, हम ये बताते हैं कि ऑप एम्प का जो मैक्सिमम हमारा जो ऑपरेटिंग जो भी वोल्टेज है क्या है? इतना है। यहाँ पे लिखते हैं प्लस वी सैचुरेशन और यहाँ पे लिखते हैं माइनस वी सैचुरेशन और यहाँ पे 2 इनपुट दे देते हैं हम क्या? V1 एंड V2 और ये हमारा A है उसका गेन और यहाँ पे लिख देते हैं V0। ये हमारा क्या होता है आइडियल जो होता है क्या होता है ऑप एम्प होता है, ठीक है? इन प्रैक्टिकल आइडियल ऑप एम्प होता है। अब कुछ हम यहाँ से न्यूमेरिकल्स 1-2 जो है कि देख लेते हैं। मैं बस चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक ना? हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ दे। सपोज़ करते हैं कि हमारा कोई ऑप एम्प है, तो इस टाइप से कुछ है, ठीक है? इसमें हमने जो कि V सैचुरेशन जो किया था वो आइडियल था, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो या यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो V सैचुरेशन हमारा है, ठीक है? ये जो वोल्टेज कितना है प्लस 15 वोल्ट है, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा V सैचुरेशन माइनस वाला जो वोल्टेज है हमारा, ठीक है? कितना है माइनस 15 वोल्ट है। हमने 2 इन पे क्या किया है इनपुट दिया है, इनपुट की वैल्यू सपोज़ करते हैं कि इस वाले टर्मिनल को क्या करते हैं इसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड कर देते हैं और इस टर्मिनल पे हम क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं साइन टी सिग्नल को, ठीक ना? साइन टी सिग्नल को अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो है कि जो आउटपुट क्या आएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इनपुट जो कि हमारा साइन फंक्शन है इस तरीके से और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में बना देता हूँ आउटपुट। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये क्या होगी +1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी -1 होगी। लेकिन ओप एम्प का जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, जो दोनों को वोल्टेज को डिफरेंस कर रहा है, क्या है 15 वोल्ट है। तो इन केस में इसका जो गेन है बाबू क्या है बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ इसके के ऊपर इनपुट डालेंगे ना, इनपुट डालेंगे जैसे तुरंत जो है कि हमारा ओप एम्प क्या आ जाएगा सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। दैट मीन्स कि इसके करस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा ये स्क्वायर वेव इस टाइप से मिलता है। ठीक है? स्क्वायर वेव इस टाइप से मिलता है और ये क्या होता है हमारा 15 वोल्ट होता है, यहाँ पर भी यहाँ पे -15 वोल्ट होता है। तो आपको जो है कि इस चीज़ को हमेशा याद कर लेना है कि ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि इसका एक ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछ दे। ये ऑप एम्प हमने इस तरीके से एक सिग्नल अप्लाई किया है, तो इसका इनपुट अगर इस टाइप से है, तो आप बताइए कि इसका आउटपुट कौन होगा? आउटपुट क्या होता है हमारा स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर वेव विथ मैक्सिमम सैचुरेशन सैचुरेशन वोल्टेज, ठीक ना? सैचुरेशन वोल्टेज के साथ मैक्सिमम होता है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ऑप एम्प के बारे में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया कि ये हो गया हमारा हमने ऊपर आपको बताया था कि इसमें क्या होता है हम फीडबैक भी अप्लाई करते हैं, ठीक ना? फीडबैक अप्लाई करते हैं, तो ये फीडबैक जो होता है हमारा क्लोज़ लूप गेन के सिचुएशन में, ये 3 टाइप से हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये जो पहला होता है हमारा जो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फीडबैक सपोज़ कीजिए कि ये हमारा क्या है, ऑप एम्प है, इस टाइप से। ये इसका आउटपुट है, ये इसके जो इनपुट है। हम क्या करते हैं कि जो वी आउटपुट है इसका सम पार्ट क्या करते हैं यहाँ से उठाते हैं और क्या करते हैं इसको यहाँ तक लाते हैं और इसके जो है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा ठीक ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव वाले से क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है?
और इस वाले को क्या करते हैं हम ग्राउंड कर देते हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं ये जो टर्मिनल नेगेटिव वाला होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग, नॉन अभी हम हिंदी में भी बताएँगे, ठीक ना? आगे अभी हिंदी में आएगा तो। नॉन इन्वर्टिंग इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? इनवर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है? जब हम आउटपुट का कुछ पार्ट उठा के क्या करते हैं, तार के माध्यम से इनपुट के इस पार्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नेगेटिव वाले में। तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं पूरे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग सॉरी इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है? आप सपोज़ करते हैं कि इस केस में हमने क्या किया है, नेगेटिव को ऐड किया है आउटपुट को और ग्राउंड किसको किया है, पॉजिटिव को किया है। दूसरे केस में क्या करते हैं कि सपोज़ कीजिए हम तो दूसरा सिचुएशन हमारा होता है कि इस तरीके से हमारा क्या है ये ऑप एम्प है, सॉरी ये तो मैंने डायोड बना दिया। अब देखिए कुछ बातों पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? अगेन जो है कि यहाँ पे हमारा आउटपुट से दिया गया है, ये भी नेगेटिव फीडबैक है, ये भी नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन नेगेटिव वाले को ग्राउंड कर देते हैं, भी इनपुट कहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक ना? क्या बोलते हैं इसको? नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प या एम्पलीफायर, ऑप एम्प एम्पलीफायर। दूसरा क्या करते हैं कि हम इसको नेगेटिव से कनेक्शन देते ही हैं, दोनों पे क्या करते हैं सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, इतना ही पढ़ लोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है? तो इन तीनों सिचुएशन में इन्वर्टिंग हो, नॉन इन्वर्टिंग हो या डिफरेंशियल हो, इसमें जो हमारा यूज़ किया गया है फीडबैक क्या है हमारा? नेगेटिव फीडबैक है, ठीक ना? नेगेटिव हमारा फीडबैक है दोनों सिचुएशन में, नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है? ये नेगेटिव फीडबैक हो गया हमारा। अब देखिए एक-एक को करके हम बारी-बारी से देखेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, डिफरेंशियल में क्या होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा हम नोट से जाके चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ा है और क्या-क्या छूट गई हैं। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका डेफिनिशन तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि इसका डेफिनिशन क्या होता है। देखिए, ये जो होता है हमारा, ये होता है डिफरेंशियल इनपुट, ठीक ना? ये क्या करता है, जो दोनों का डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के ऊपर, उनके डिफरेंसेस को क्या करता है, एम्पलीफाई या जो भी करता है, ठीक ना? तो जो डिफरेंस को करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। आउटपुट का हमने ऑलरेडी बताया, V जो होता है, जब हमारा ओपन लूप हमारा ये होता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, V0 A V इन A V1 माइनस V2 होता है। अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो हमारा आदर्श जो है कि क्या होता है, ओप एम्प होता है, उस कंडीशन में हमारे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है, जिसको बोलते हैं ओपन लूप वोल्टता लाभ, ये क्या होता है इनफाइनाइट होता है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया था। साथ ही में जो इनपुट प्रतिरोध होता है हमारा, ठीक ना? इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी इनफाइनाइट होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी, आउटपुट प्रतिरोध 0 होता है। ये हमारा क्या होता है आदर्श जो है कि हम चीज़ों को मान के चलते हैं। ऐसा कोई समथिंग नहीं है कि इसको डिराइव करते हैं। इन चीज़ों को मान के हम जो है कि ऑप एम्प का जो भी चीज़ है सर्किट को या समथिंग किसी चीज़ को सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। आवृत्ति बैंडविड्थ क्या होता है हमारा इसका इनफाइनाइट होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है इनफाइनाइट होता है और साथ ही में ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ठीक है? इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है। साथ ही में क्या होता है जो स्लीव रेट होता है ये भी क्या होता है इनफाइनाइट होता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमारा क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है? ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, फ़ायदेमंद होता है हमारे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको सर्किट सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो ये हमारे कुछ क्या होते हैं आदर्श हमारे ओप एम्प के कुछ क कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया है जब V ग्रेटर देन V2 हो जाएगा तो V0 हमारा क्या होगा V प्लस सैचुरेशन V माइनस सैचुरेशन। इन्वर्टिंग जैसे इसके नॉन इन्वर्टिंग स्टेट को क्या बोलते हैं अवितक्रमणीय अवस्था बोलते हैं और साथ ही में इन्वर्टिंग स्टेट को क्या बोलते हैं वितक्रमणीय अवस्था बोलते हैं, ठीक ना? इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। संतुलित अवस्था क्या होता है हमारा व्यावहारिक नहीं होता है, इसका कुछ एप्लीकेशन भी नहीं होता है।
ये जो हमने ऊपर बताया था आपको कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। वांछित ये होता है द कैपेबिलिटी ऑफ ए ओपेम टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल सच एज एनवायरमेंटल नॉइज व्हाइल एम्प्लीफाइंग द डिजायर्ड डिफरेंशियल सिग्नल्स। ये क्या करता है कि समथिंग कोई ऐसा हमारा इनपुट में सिग्नल हो जो क्या हो अवांछनीय हो, जिसकी हमको आवश्यकता इनपुट में ना हो, उसको क्या करता है, ये बाहर कर देता है। ये बहुत ही अच्छा इसका एप्लीकेशन है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है हमारा कि वांछित विभेदी सिग्नल को प्रवर्धित करते हुए कॉमन मोड सिग्नलों जैसे कि पर्यावरणीय शोर को अस्वीकार करने की एक ऑप-एम्प की क्षमता है। ठीक ना? जो सीएमआर हमारा होता है, इसका मैथमेटिकल जो ये होता है एडी अपॉन क्या होता है एसीएम। एडी क्या होता है हमारा डिफरेंशियल गेन होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल गेन होता है। डिफरेंशियल गेन की वैल्यू होती है, जबकि एसीएम क्या होता है हमारा कॉमन मोड गेन होता है। कॉमन मोड गेन होता है। ठीक ना? आप लोग इसको लिख लीजिएगा। डिफरेंशियल गेन ऑलरेडी यहाँ देखिए बताया गया है। विभेदी गे आप एडी को बोलते हैं। ये क्या होता है V1 माइनस V2 होता है। जबकि जो कॉमन मोड हमारा लाभ होता है, ठीक ना? ये होता है हमारा VCM V1 प्लस V/2 ये होता है हमारा। अब देखिए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो सीएमआर का हमारा जो फ़ॉर्मूला वगैरह होता है, इसको देख लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है। देखिए जो इसका फ़ॉर्मूला होता है हमारा किसका पहला जो फ़ॉर्मूला है इसका ये है हमारा सीएमआर का इन डेसिबल, ठीक ना? डेसिबल में इसको मेज़र करते हैं। इन टर्म ऑफ जब वोल्टेज गेन की बात करते हैं, मतलब कि वोल्टता लाभ की बात करते हैं, तो इस टर्म में इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है सीएमआर इन डेसिबल 20 लॉग 10, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 लॉग 10 एडी अपॉन एसीएम। ठीक ना? ध्यान रखिएगा जो हमने इसका फ़ॉर्मूला लिखा है क्या हमारा डेसिबल में है। ठीक है? जब हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ पावर रेशियो, तो पावर रेशियो क्या होता है 10 log 10 पीडी अपॉन पीसीएम। ठीक ना? तो ये दोनों फार्मूला में से जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा ये है ये वाला फार्मूला। ठीक ना? इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। इसके ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देख लिए कुछ हम व्यवहारिक ऑप-एम्प को देख लेते हैं कि क्या-क्या हमारा किस-किस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल जो हमारा हमने तो आइडियल देखा था, प्रैक्टिकल ऑप-एम्प के कंडीशन में क्या होता है हमारा तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, ठीक ना? ये क्या होता है द अनवांटेड नॉन जीरो वोल्टेज प्रेजेंट एट द आउटपुट टर्मिनल व्हेन बोथ इनपुट टर्मिनल्स आर परफेक्टली ग्राउंडेड। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। जब हमारा इस तरीके से ऑप-एम्प है, सपोज कीजिए इसके दोनों टर्मिनल हमारे V1 है और V2 है और हमारे यहाँ पे समथिंग क्या है ये अप्लाइड हमारा इसके ऊपर वोल्टेज है। जब हमारा V1, V2 की वैल्यू 0, 0 हो तो इस कंडीशन में भी हमको क्या होता है आउटपुट में समथिंग क्या मिलता है कुछ वोल्टेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है प्लस V सैचुरेशन होता है और माइनस V सैचुरेशन होता है यहाँ पे। ये इनपुट्स होते हैं इसके। तो इस कंडीशन में जो हमारा क्या होता है, जो एप्लाइड वोल्टेज होता है, क्या होता है समथिंग कुछ मिल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। आउटपुट टर्मिनल पर मौजूद अवांछित गैर शून्य वोल्टता जब दोनों इनपुट टर्मिनलों को पूरी तरीके से ग्राउंड किया जाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देख लेते हैं क्या होता है कि व्यावहारिक आउटपुट वोल्टता को ठीक शून्य पर लाने के लिए दोनों इनपुट टर्मिनलों के बीच लगाया जाने वाला सूक्ष्म विभेदी डीसी वोल्टता। ये क्या होता है कि जो स्मॉल डिफरेंशियल डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स, दोनों इनपुट टर्मिनल पे ये ऐसा हम समथिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे क्या हो जाए हमारा जो आउटपुट में हमको अवांछनीय वोल्टेज मिल रहा है क्या हो जाए जीरो हो जाए। इसको क्या बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। वी आई जीरो से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है? अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि किस तरीके से हमारा इन्वर्टिंग ओप एम्प जो होता है इसका कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा इन चीज़ों को। पहला देख लेते हैं हम जो है कि इन्वर्टिंग को केस को लेके। पहले मैं इसका सर्किट बना देता हूँ, ठीक ना? इन्वर्टिंग का ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था, इसको मैं एक को ही सॉल्व करूँगा, ठीक ना? बाकी को सॉल्व नहीं करूँगा। बाकी को आपको जो है कि इसका रट लेना है चीज़ों को। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है? ऑप एम्प ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। किस तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के फॉर्म में क्या करता है ये यूज होता है। इसका जो सर्किट होता है हमारा इस तरीके से हम किस सर्किट को बनाते हैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया था।
ये हमारा हो गया, ऊपर वाला क्या होता है, ये नेगेटिव होता है ऑप एम्प का, ये पॉजिटिव होता है। हमने इस तरीके से इसको कर लिया, ठीक ना? पॉजिटिव वाले को हमने क्या किया है, सपोज़ करते हैं इसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड कर दिया हमने, ग्राउंड मतलब कि 0 पोटेंशियल पे है ये। यहाँ पे हमने एक हल्का-सा क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया इनपुट, ठीक है? और यहाँ से इसका कनेक्शन जो है कि आउटपुट वाले का कनेक्शन, इनपुट में इस तरीके से क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करते हैं, हम ऐसे जोड़ देते हैं, इस तरीके से, ठीक है? ये आउटपुट वोल्टेज हमारा V0 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा RF है, जो फीडबैक हमने दिया है नेगेटिव, इसको बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, RF से डिनोट करते हैं। ये हमारा R1 एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया है, V इनपुट मतलब कि इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है। इस सर्किट से सपोज़ करते हैं I1 करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जितना वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक ना? यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा, उतने वोल्टेज को क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक ना? मान लेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, दैट मीन्स कि क्या है, हमारा 0 वोल्ट पे है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 0 वोल्ट मान लेंगे। ये जो पॉइंट हमारा जो A है, इस पॉइंट A को क्या हम 0 वोल्ट मान लेंगे, 0 पॉइंट मान लेंगे, तो इसको जो है कि अब देखिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया है, आउटपुट से बाबू यहाँ पे एक इनपुट ऐड किया है, तो ये जो हमारा क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन क्या होगा, IF, मतलब कि हमारा क्या है, फीडबैक करंट की वैल्यू हम IF लिख लेते हैं। चलिए इसको I2 लिख लेता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, I2, ठीक है? तो आपने 2 लॉ पढ़ा होगा किरचॉफ का, एक को बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था आपको। इसमें क्या होता है कि किसी भी जंक्शन के किसी पॉइंट पे आने वाली और साथ ही में जाने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। इस पॉइंट पे क्या है, I इधर से करंट आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपका, 0 होगा। I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक ना? ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, इसको चलिए हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, ठीक ना? कोई डाउट नहीं लेगा आपस में। अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये वाला जो हमारा सिंपल सा है कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है, V इन है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल वोल्टेज क्या है, 0 है। तो ये जो वोल्टेज होगा और साथ ही में जो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है 0 है और साथ ही में क्या हमारा V आउटपुट है। ठीक है? दोनों को हम अप्लाई करते हैं, देखिए। जो I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। I1 की वैल्यू क्या होगी? V इन, ये देखिए, V इन माइनस V0 मैं लिख लेता हूँ। I1 की वैल्यू हो जाएगी V इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। ये किसकी वैल्यू है? I1 की वैल्यू है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। साथ ही में प्लस कर लेते हैं, I2 क्या इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर से देखिए V0, ठीक ना? V0 माइनस 0 दोनों वोल्टेज का अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ का अंतर हो गया और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे R2 से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, ये RF है, सॉरी, ये हमारा क्या है, RF है। अब यहाँ से इस चीज़ को हम सिम्प्लीफाई करने का थोड़ा-सा प्रयास करते हैं। हम दोनों को उस साइड में कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा V इन अपॉन R1 इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस V0 अपॉन RF। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब देखिए इसमें से ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ से आपको एक चीज़ निकल के दिख रहा होगा कि जो V0 होगा हमारा, ठीक ना? V0 आउटपुट होगा हमारा, क्या होगा? विथ नेगेटिव साइन RF डिवाइडेड बाय R1 इंटू V इन। इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए बोलते हैं कि ये सिग्नल को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट में हमारा सिग्नल जो है कि इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, तो जो आउटपुट में क्यों क्या मिलेगा हमको, आउटपुट में ऐसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव साइन आया है। इसी नेगेटिव साइन के कारण इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फार्मूला वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का। अब देखिए, हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि गेन का फ़ॉर्मूला क्या होता है। गेन का फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि जो V आउटपुट होता है डिवाइडेड बाय V इनपुट, ये क्या होता है हमारा, गेन का फ़ॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1, ठीक ना? ये हो गया हमारा गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक ना? इन दोनों फ़ॉर्मूला को जो है कि अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमने इस चीज़ को देख लिया कि ये हमारा समथिंग इस तरीके से कुछ हो रहा है। अब दूसरा जो हमारा केस है, ये है हमारा नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का। मैं यहीं पे बता देता हूँ, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के केस में क्या होगा। ये होता है हमारा नॉन
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ना, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस केस में हमारा कुछ इस टाइप से ये होगा, ठीक है? अगेन जो है कि हमारा यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इनपुट को कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम? इनपुट को अप्लाई करते हैं कहाँ पे? इस वाले टर्मिनल पे, इस वाले टर्मिनल पे। इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R1 है, और यहाँ से क्या करते हैं, एक हम यहाँ से कनेक्शन ले जाके एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमारा V0 आउटपुट वोल्टेज है, सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारा क्या होता है, करंट I2 आता है सपोज़ करते हैं। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस RF है, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज। अब मैंने क्या बताया कि कभी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ठीक ना? उसी वोल्टेज को जो हमारा क्या है, उसी वोल्टेज को हम मान लेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या था, हमारा 0 था, हमने सिग्नल अप्लाई किया था यहाँ पे। अब देखिए हमने यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई किया है, कहाँ पे अप्लाई किया है? यहाँ पे। तो ये जो वोल्टेज होगा, जहाँ पे फीडबैक पॉइंट है, हमारे पे वोल्टेज क्या होगा? जितना यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इन वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा ग्राउंड है, दैट मीन्स ऑलरेडी क्या हमारा 0 वोल्ट पे है ये। 0 वोल्ट पे हमारा ऑलरेडी है। सिंपल सा प्रोसीजर है, फिर हम जो है कि किरचॉफ का करंट लॉ लगाएँगे यहाँ पे। करंट लॉ क्या होता है कि जो करंट हमारा क्या होगा, इसमें फ्लो होगा I1 में, ना जो हमारा करंट I1 फ्लो होगा, साथ ही में जो करंट हमारा I2 फ्लो होगा, इन दोनों का जो क्या होगा, सम किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 0 होगा। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सिंपल सा है कि 0 से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे Vin को। 0 वोल्ट माइनस Vin डिवाइडेड बाय R1 क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी, प्लस कर लेंगे I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। इसका सिंपल सा फार्मूला क्या है, V0 माइनस Vin, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, Vin है अब इस समय, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, RF। हमारा फीडबैक जो रेजिस्टेंस है, ये हो गया 0। देखिए इस कंडीशन में थोड़ा-सा इसको सिम्प्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस के साथ, ठीक ना? तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के साथ, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, उसको उस साइड में कर लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा V0 माइनस Vin डिवाइडेड बाय RF, ठीक है? ये माइनस हो गया हमारा Vin डिवाइडेड बाय R1 इज़ इक्वल्स टू 0। दोनों को हम नीचे वाले को अलग-अलग कर लेते हैं। V0 अपॉन ये हो जाएगा RF माइनस Pin डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RF माइनस Vin बटा R1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों में Vin कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा V0 अपॉन RF, ठीक ना? और यहाँ पे हो जाएगा माइनस को बाहर ले लेते हैं, Pin को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हमको V आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, तो V आउटपुट को यहाँ रहने देते हैं। ये उधर चला जाएगा, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P in 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? और RF से क्या हो जाएगा, सीधे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। RF से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, RF से मल्टीप्लाई हो गया। सॉरी ये RF है, ठीक है? RF से। अब RF को जब अंदर लेके आएँगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी V in ये हो जाएगा हमारा RF से RF को मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1, ठीक ना? ये हो गया हमारा आउटपुट का फ़ॉर्मूला इन केस ऑफ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है? नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के केस में ये हमारा फ़ॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको गेन निकालना होगा तो क्या होगा, V0 अपॉन Vin इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। ये हमारा गेन का फ़ॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ क्या हमारा, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। इसको नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गेन क्या हमारा पॉज़िटिव है। किसी प्रकार से क्या होता है, सिग्नल का रिवर्सल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है? ये हमारा हो गया सिंपल सा दूसरा। अब देखिए ये जो हमारा दूसरा सिचुएशन है, अब मैं एक आप लोग को छोटा-सा एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे देता हूँ, ठीक है? सॉल्व करने के लिए मैं ही बना देता हूँ इसको। ये देखिए एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है,
ठीक ना? ये हमारा जो है कि ऑप एम्प है, इस टाइप से। यहाँ से हमने एक टर्मिनल को ले गया और ये हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया इनपुट के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और यहाँ से हमने इस तरीके से लाके क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया। इस केस में अगर हमारा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो ओम है, ठीक है? और ये हमारा 10 किलो ओम है, ठीक है? और ये हमारा जो है कि 2 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आपको बताना है कि जो हमारा V आउटपुट होगा, ठीक ना? जो V आउटपुट होगा, ये कितना होगा? और साथ ही में आपको बताना है कि इस हमारा ऑप एम्प का गेन क्या होगा? सभी लोग इसको जो है कि सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सिंपल सा हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है? वो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। दूसरा एक क्वेश्चन मैं एक और दे देता हूँ आप लोगों को करने के लिए। चलिए एक काफ़ी है, ठीक ना? एक काफ़ी है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है कि न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना कम है, थ्योरेटिकली पूछेगा ओपेम से, अगर पूछेगा भी तो। अब थोड़ा हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं ओपेम के बारे में। देखिए वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि सिंस ओप-एम्प ओपन ओपन लूप गेन इज आइडियली क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। द पोटेंशियल एट द इन्वर्टिंग नोड मैचेस द नॉन इन्वर्टिंग नोड। ऑलरेडी मैंने बताया क्या होता है, उसको जितना हमारा नॉन इन्वर्टिंग पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही क्या होगा, हमारा इन्वर्टिंग एज पे होगा। इसको लेके हम समथिंग जो है कि इसको सॉल्व वगैरह करते हैं ना, तो हमारा जो है कि इन्वर्टिंग के केस में हमारा जो यही इस टाइप से आता है, जो गेन का फार्मूला है। ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है। ये देखिए इसका डेरिवेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके बाद से इनपुट इम्पीडेंस आप जो है कि आराम से निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें कुछ इतना नहीं है, ठीक है? ये देखिए हमारा इनपुट इम्पीडेंस जो है कि यहाँ पे ये जो क्लोज लूप बैंडविड्थ है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा-सा। नॉन इन्वर्टिंग के केस में Vx क्या होता है हमारा, Vin के बराबर होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसको लेके हम जब सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है बगल में। तो ये हमारा कुछ आता है गेन का फ़ॉर्मूला, ठीक ना? ये हमारा आता है गेन का फ़ॉर्मूला और ये हमारा आता है आउटपुट वोल्टेज। ऑलरेडी यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो हमारा वोल्टेज फॉलोवर के टर्म पे देख लेते हैं, ठीक ना? ये हमारा वोल्टेज फॉलोवर सर्किट होता है इस तरीके से, इसका इक्वेशन। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें आउटपुट इज़ टाइड डायरेक्टली बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, बीटा इज इक्वल्स टू 1, इनपुट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इसमें क्या होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, जितना हमारा आउटपुट होता है ना, सब का सब आउटपुट मैक्सिमम क्या करते हैं, इनपुट में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। इसमें क्या होता है हमारा, वी आउटपुट क्या होता है हमारा, वी इनपुट के बराबर होता है। इट मीन्स हमारा क्या होता है, गेन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको जो है कि वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बोलते हैं। आपको यहाँ पे बस ये याद रखना है, ठीक ना? इसको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट क्यों बोलते हैं, कि जितना अमाउंट ऑफ हमारा आउटपुट होता है, सब का सब क्या करते हैं, इनपुट में हम डाल देते हैं फीडबैक के थ्रू। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारा, ठीक ना? इसका सर्किट जो है कि सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका सर्किट यहाँ नीचे है हमारा, ठीक है? ये रहा सर्किट हमारा, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका हमारा आउटपुट का ये जो आता है, क्यों आता है आप लोग बताइएगा। और साथ ही में जो है कि हमारा जो कहाँ गया? ये आउटपुट ही बस निकाल के बताइएगा आप लोग कि आउटपुट का हमारा जो है कि ये इक्वेशन कैसे आता है। दूसरा हमारा होता है समिंग एम्पलीफायर, ठीक है? समिंग एम्पलीफायर में क्या होता है हमारा, वोल्टेज को सम कर देता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो आउटपुट हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? सम के फॉर्म में मिलेगा। सभी के सभी वोल्टेज को क्या किया, इसने सम कर दिया है। यहाँ पे सर्किट कुछ इस टाइप से होता है। इसको भी जो कि आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम डाउट सेशन में आप लोग को बताएँगे, ठीक ना? डाउट सेशन में इसके बारे में बताएँगे कि ये किस तरीके से हमारा ये इक्वेशन निकल के आता है। लेकिन आप लोग सॉल्व करने का प्रयास इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसी का जो एप्लीकेशन क्या होता है हमारा ऑप एम्प का, लो पास फ़िल्टर के फॉर्म में भी होता है, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, ठीक ना? इस तरीके से भी हमारा क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे मेन जो इसका एप्लीकेशन होता है, इसका क्या होता है, एज़ ए इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर के रूप में होता है, ठीक ना? तो इसका भी सर्किट आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं से मिले, वहीं से सॉल्व कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिएगा, डाउट सेशन में मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक ना? यहाँ देखिए हम डायोड यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिससे क्या करता है ये हमारा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। कोई हम चीज़ इसको इनपुट में देंगे तो क्या करेगा, उसको इंटीग्रेट कर देगा। सपोज़ किसी एक्स को देते हैं इनपुट में, ये क्या करेगा, एक्स को इंटीग्रेट करके क्या करेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 के फॉर्म में क्या करेगा, चेंज कर देगा। सपोज़ किसी एक्स हम देते हैं डिफरेंशिएटर पे, तो ये क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करके चेंज कर देगा 1 के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक ना? ये हमारा जो इसका इक्वेशन होता है इंटीग्रेटर का, V0 = 1 - RC 0 to 2 V in dt
ये हमारा क्या होता है इंटीग्रेटर हो गया, ये डिफरेंशिएटर का ये हमारा इक्वेशन होता है आरसी भी डी वी इन अपॉन डी टी, ठीक ना? ये तो ये दोनों आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, ये वाला इक्वेशन और साथ ही में क्या हमारा ये वाला इक्वेशन, ठीक ना? ये दोनों, दोनों के दोनों याद होंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डायरेक्ट जो है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएँगे, थ्योरी ही पूछा जाएगा। साथ ही में इसका एप्लीकेशन क्या होता है हमारा लॉग एम्पलीफायर के फॉर्म में भी होता है। देखिए यहाँ पे डायोड लगा दिया गया है ओनली, ठीक ना? तो ये क्या करता है लॉगरिथमिक स्केल का भी क्या करता है काम करता है। एंटी लॉग का भी ये काम करता है हमारा ऑलरेडी देखिए यहाँ पे। इसको हम क्या करते हैं लॉग के लिए इसको यहाँ ऐड करते हैं और इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये क्या एंटी लॉग के फॉर्म में काम करता है। इतना आपसे नहीं पूछेगा लेकिन मैंने इन चीज़ों को भी ऐड कर दिया कि आपके माइंड में बना रहे कि किस तरीके से हमारा एंटी लॉग या लॉग के फॉर्म में क्या ओप-एम्प काम करता है। बाकी बाकी जो है कि हमारा ओप-एम्प खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला जो है कि हमारा बेसिक जो लॉजिक गेट्स वगैरह होते हैं उसको देखेंगे, नंबर सिस्टम को देखेंगे। जो हमारा डेसिमल से क्या होता है हमारा बाइनरी में कन्वर्जन होता है इसको देखेंगे। फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, इसके बाद से मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, जो भी चीज़ें हमारी डिजिटल में आती हैं, हाफ, फुल एडर जो भी है, सब चीज़ को देखेंगे और जल्द ही जो है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते रहिए, साथ ही में अगर कोई समथिंग डाउट हो तो कमेंट में आके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही में डाउट सेशन जो रात को होगा उसमें सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा इस क्लास के रिगार्डिंग हमसे पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।